नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है आपका, उसके एसिडिक नेचर के बारे में, उसकी एसिडिटी के बारे में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के बारे में अपन करेंगे आज चर्चा। तो आप हेडिंग लगाइएगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी अम्लता है, वो क्या होती है वो देखेंगे। और फिर देखेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की है अम्लता, उसका रीजन देखेंगे। यहां अपना हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। देखिएगा, देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं आप जानते हो RCOH होता है। उस कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता है वो जल में प्रोटॉन देने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, आपने क्या किया, जल में घोला। जल में घोलने पर इसका हो जाता है आयनन हो जाता है, तो यहां से ये देता है RCO- और H3O, यानी जल में इसने क्या दिया, एक प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन दिया, यहां से निकाला प्रोटॉन और ये क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। जल में प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, उस पर निर्भर करती है। तो ये बना है आपका कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन बोल दो इसको। और ये आपका बन गया यहां हाइड्रोनियम आयन। क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन की यहां हो गई है फॉर्मेशन। अब देखिएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने पढ़ा होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाना है। यानी ये जो आपने इसका वियोजन करवाया है, इसका आयनन करवाया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम आपको क्या कहता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते इसको, नियम से, या इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। इस नियम से देखिएगा, ये नियम आपको क्या कहता है, इस नियम के द्वारा यहां से आपको बताना है कोई भी जो अम्ल है उसका वियोजन किस प्रकार होता है, उसके बारे में अपन यहां करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। वो कैसे, देखिए यहां पर आपको निकालना है साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना है। और साम्य अवस्था स्थिरांक को आप दर्शाते हो कैसे, तो इस नियम से यहां अपने को देखना है साम्य अवस्था स्थिरांक। और साम्य अवस्था स्थिरांक को आप दर्शाते हो के, यानी के है और यहां EQ का मतलब है इक्विलिब्रियम में है। तो देखिएगा के इक्विलिब्रियम आपके पास में क्या आता है, उत्पाद की सांद्रता अपॉन में अभिकारकों की सांद्रता, ऐसा कुछ लिखते हो आप, उत्पाद की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर जो बड़ा ब्रैकेट है वो हमेशा कंसंट्रेशन को बताता है, सांद्रता को बताता है। अब देखिएगा के इक्वल टू लिखोगे आप, यानी इक्विलिब्रियम में है। कंसंट्रेशन किसकी, उस उत्पाद की कंसंट्रेशन, तो ये RCO- कार्बोक्सिलेट एनायन की कंसंट्रेशन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और अपॉन में आपके अभिकारकों की कंसंट्रेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन हो गया। अब देखिएगा, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग स्थिर होती है यहां पर। तो क्या करोगे, के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्लियर। यहां पर क्या कर दोगे आप, V बराबर हो जाता है के। के क्या है, यहां अम्ल वियोजन स्थिरांक है,
और RCOO माइनस यानी कार्बोक्सिलेट एनायन की कंसंट्रेशन H3O प्लस, और नीचे क्या लगा दोगे आप, इस कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन लगा दोगे। तो ये K इक्वल्स टू और Ka क्या है अपन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा ये यहां पर आपके पास में समीकरण निकल गए, और इसी समीकरण से अपने को देखना है क्या, देखो K इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ K इक्वल्स टू अपने पास में हो गया साम्य अवस्था स्थिरांक, K इक्वल्स टू यानी K इक्विलिब्रियम हो गया है साम्यावस्था स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक हो गया है। आगे देखिएगा कि ये क्या है, किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है। तो K ये क्या है, कोई अम्ल है आपका, उस अम्ल का वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल दो इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, किसी भी अम्ल का ये हो गया आपके पास में वियोजन स्थिरांक। अब आपने देखा होगा अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होता है वो pK पर भी निर्भर करता है, इसके अलावा H प्लस की कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। यानी क्या बोल दोगे, कोई भी अम्ल कब प्रबल होगा, Ka की वैल्यू समानुपाती होती है H प्लस की कंसंट्रेशन के, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उस अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उस अम्ल का वियोजन स्थिरांक का जो मान होता है वो ही उतना ही अधिक होता। इसका मतलब आपका जो एसिड है उस अम्ल की जो प्रबलता है वो उतनी ही ज्यादा होगी, यह बता दो। चलिए आगे देखिएगा, आपने देखा होगा pKa और Ka है, उस pK और Ka की वैल्यू में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो देखिएगा pK की वैल्यू होती है, ये pKa बराबर होता है आपका माइनस का log 10 की, ऐसा कुछ पढ़ते हो आप, यानी कि pK की वैल्यू का ऋणात्मक लघुगणक होता है क्या, K। इसका मतलब कोई भी जो एसिड है आपका, यदि उसके K की वैल्यू जितनी ज्यादा है तो उसके pK की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि देखिएगा यहां पर नेगेटिव साइन लगा रखा है इसलिए। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी अम्ल के लिए K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके लिए pK की वैल्यू क्या होगी, pK की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितनी कम pK की वैल्यू होगी, pK की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। किसके लिए, ये अपन बात कर रहे किसी एसिड के लिए, क्लियर है। तो K का मान जितना ज्यादा होगा उसके pK का मान उतना ही क्या होता है, कम होता है, और pK का मान जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। शायद इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चले, आगे देखिएगा, देखो आपके जितने भी फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और इसके अलावा जो अपन एसिड की बात करते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा आप, छोटा सा पॉइंट, जितने भी आपके फैटी एसिड है मतलब वसीय अम्ल होते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड है आपका, पाल्मिटिक एसिड है, अपन ने देखा था ना, वो सभी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा आप, फैटी एसिड्स आर वीक एसिड्स, यानी कि आपके जितने भी वसीय अम्ल होते हैं वो सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। अब देखना, यहां पर अपन बात करते हैं जो खनिज एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड कौन कौन से देखिएगा, मिनरल एसिड्स
आप देखते हो H2SO4 कंसंट्रेशन है ये, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, आपका है सल्फोनिक एसिड SO3H, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसकी तुलना में? कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। कौन से? मिनरल एसिड, या जिनको आप क्या बोलते हो? खनिज अम्ल। अब देखो, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे अम्लता की जो नेचर होती है वो कम हो जाती है। आप एक नोट में ये पॉइंट लिख सकते हो, जो आपका एसिडिटी है वो डायरेक्टली क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? मोलिकुलर वेट के, अणुभार की। देखिएगा, अणुभार जितना ज्यादा है उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है? उतनी ही कम हो जाती है। समझ गए होंगे इसको अच्छे से? चलिए, जैसे HCOH फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड। फिर आपका आ गया ये CH3COH, क्या बोलोगे इसको? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर यदि अपने पास में ये CH3CH2COH है, इसको आप बोल देते हो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड है ये। देखिएगा, इधर से इधर चले तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है। इसका मतलब अणुभार क्या हो रहा है? आपका मॉलिक्यूलर वेट है बाईं से दाईं चलने पर वो बढ़ रहा है। आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है इधर से इधर चलने पर। तो एसिडिटी वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ज्यादा, फिर आपका क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड, और सबसे कम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड है। अब देखिएगा, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी जो pKa वैल्यू और Ka वैल्यू होती है उनकी बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो Ka की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, Ka की वैल्यू ये इस परास में होती है 10 की घात -4 से 10 की घात -5, इस रेंज में है। किसकी? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। और pKa क्या होता है? इसका ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यहां से क्या होने वाला है? pKa की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4 और 5। ये रेंज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka और उसके pKa की वैल्यू की। तो ये हो गया अपना एसिडिटी इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब देखो, यहां पर अपन देखेंगे, इसका कोज देखेंगे, इसका कारण देखेंगे, इसका रीजन देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का कारण वास्तव में ये है क्या? देखना, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनने की संभावना है, एक क्वेश्चन और क्या बनने की संभावना है? कोज ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का कारण। ये है कोज ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्लता का कारण। देखिएगा, अम्लता का क्या कारण होता है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। देखो, आपके कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं ये RCOOH, क्लियर है? इस ऑक्सीजन के पास में क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर पाए जाते हैं। देखिएगा, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा क्या? हो सकता है रेजोनेंस। देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने के कारण है यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होने पर इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? आर सी, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया।
यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर यहां H। समझ गए होंगे। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोला फर्स्ट, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां क्या है, सेकंड है। समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिएगा फर्स्ट और सेकंड इनकी अपन बात करें। यहां पर जो ऑक्सीजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्या, बिल्कुल कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन इस OH के इलेक्ट्रॉनों को या OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जैसे ही OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H+ बाहर निकल जाता है। कैसे, देखना, OH बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पहले से क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनों की भूख है, और ये विद्युत ऋणी परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहां से प्रोटॉन आसानी से निष्कासित हो जाता है। देखिएगा RCO नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहां ये H, इसने क्या किया है, यहां से ये H+ निकाल दिया H+ के निकालने से जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो वापिस आ गए इसके पास में, तो देखो क्या बना, RCO- डबल बॉन्ड O, और यहां इस ऑक्सीजन के पास में ये आ गए लोन पेयर। इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट एनाइन, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की है ये। और इसकी अपन बात करें तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाएंगे अपन, यानी उसका जो ऋणायन बना, मतलब कार्बोक्सिलेट एनाइन, कार्बोक्सिलेट एनाइन तो बन गया, और इस कार्बोक्सिलेट एनायन या इस कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अपन बनाते हैं अनुनादी संरचनाएं। देखिएगा RC, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, डबल बॉन्डेड है, यहां आपकी क्या है, लॉन पे चलेगा। इसमें कोई रेजोनेंस है क्या, देखो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, फिर आपका क्या है, इस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, फिर यहां से इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी आपकी वो क्या बनी, RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इस पर क्या, माइनस का चार्ज। समझ गए, ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलेट एनाइन की है, कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से है। इस स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया ये स्ट्रक्चर थर्ड है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपकी फोर्थ। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये और कार्बोक्सिलेट ऋणायन ये वाले, इनमें से ज्यादा स्थायी कौन होता है और क्यों। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट एनाइन, इनमें आपको बताना है मोर स्टेबल, अधिक स्थायी कौन है, और उसका रीजन भी बताना है। अब देखिएगा अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, इसका कारण देखते हैं। देखना कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखा आपने, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, और आप जानते हो अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु होता है उस पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होता है। यहां तो इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया।
आपने किससे देखा? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखा कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, इसके आधार पर देखते हैं, मतलब कार्बोक्सिलेट एनाइन को देखते हैं। कार्बोक्सिलेट एनाइन को देखोगे तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। रेजोनेंस क्या है? मोस्ट स्टेबल इसकी तुलना में। इसके अलावा यहां देखोगे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब चार्ज सेपरेशन है, आवेश का पृथक्करण हो रहा है। क्या हो रहा है? जबकि यहां तो नेगेटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसमें क्या देखने को मिलेगा? चार्ज सेपरेशन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज सेपरेशन, या जिसको आप कह देते हो आवेश का पृथक्करण, आपको आवेश का पृथक्करण देखने को मिलता है। जबकि जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलेट आपका एनायन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा नो चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण नहीं है, आवेश का पृथक्करण नहीं है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, जबकि वहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बस कारण यही है, आपसे कारण पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एनायन में मोर स्टेबल कौन है, उसका कारण बताना। तो पहले तो बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सब की, फिर आप क्या बताओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि यहां पर चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, आवेश का पृथक्करण देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। साथ ही कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब देखी जाती है तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आता है? विद्युत ऋणी परमाणु है, सबसे ज्यादा अधिक स्थायी है, वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके अलावा आवेश का पृथक्करण नहीं पाया जाता, इसी कारण कार्बोक्सिलेट एनायन होता है वो ज्यादा स्थायी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में। तो आप यहां पर लिख दोगे फिर उसका ऑर्डर, आपसे ऑर्डर पूछा जाए कार्बोक्सिलेट एनायन और इनमें, तो कार्बोक्सिलिक एनायन आर मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। शायद इस बात को समझ गए होंगे यहां पर अच्छे से। चलेगा, नोट करें यहां तक, आगे देखते हैं अपन, आगे आइएगा, आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। देखा आपने कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी आपने, कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी आपने शायद अच्छे से। तो ये यहां पर ऐसा कुछ था, आर सी ये था, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इधर शिफ्ट हुए। ठीक है, क्या बताओगे? इसके स्ट्रक्चर्स देखने पर आर सी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहां पाई बॉन्ड बन गया है। क्लियर है? बाकी आप यहां पर दिखा सकते हो, लोन पेयर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अपन बनाते अनुनादी संकर बनाते। देखिएगा, अनुनादी संकर जब आप बनाओगे तो ये आर है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखना, यहां पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के मध्य पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रही है। क्या आ रही है? क्लियर है? और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर है। क्या है? इसलिए यहां पर इनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाता है। क्लियर है? यह है कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी अनुनादी संकर रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर किसका? कार्बोक्सिलेट एनायन का। अब देखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। अब आप बताओ मेरे को, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उस पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? पड़ा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में? डबल बॉन्ड की तुलना में। तो यहां पर देखिएगा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ हमेशा यहां कम हो जाती है। किसके? कार्बन ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? इसका कारण क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जाती है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका मतलब आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। इस बात को समझ गई होगी। आगे देखिएगा, आंशिक द्विबंध का गुण यह आया यहां पर, शायद समझे होगे अच्छे से। तो इससे आपने क्या देखा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है। इसके अलावा आप एक पॉइंट का ध्यान रखना, यहां पर रेजोनेंस पाया जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। इस कारण ये जिस प्रकार आपका एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन एक रिएक्शन देते हैं, कौन सी? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस प्रकार की रिएक्शन नहीं देते। कौन सी वाली? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये आपको नहीं देते। तो ये अपने पास में होगी, एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसका रीजन है और वो कैसे आती है। अगले लेक्चर अपन बात करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर अम्लता का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापियों की जोड़ने से क्या एसिडिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।